हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगातार आपको वीडियो सीरीज़ अवेलेबल हो रही हैं। हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी पढ़ेंगे। 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसमें द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कई सारी चीज़ें लिविंग लिविंग नॉन लिविंग क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन वगैरह किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के और स्पीसीज के, वो सारे लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ने वाले हैं। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है इसे समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी को बता दें, 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की हम पढ़ने वाले हैं। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होते हैं? तो जब प्लांट्स और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये छोटे या बड़े ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं। ओके, छोटे या बड़े ग्रुप्स के अंदर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को टेक्सॉन या सिंगुलर प्लूरल टेक्सा या कैटेगरी कहा जाता है। टेक्सा और कैटेगरी इनको कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन सी कैटेगरी में, छोटी बड़ी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो स्पीसीज है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी कि स्पीसीज होती क्या है। ओके, इसके बाद में जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है, फिर डिवीजन आता है प्लांट्स के अंदर, फाइलम आता है एनिमल्स के अंदर, और इसके बाद लास्ट जो डिग्री है क्लासिफिकेशन की वो है किंगडम। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 डिग्री यहाँ पर क्लासिफिकेशन की है। इन्हीं हर एक लेवल को टेक्सा या कैटेगरी नाम दिया गया है। मतलब ये जो ग्रुप हैं, इनको टेक्सा या कैटेगरी बोलेंगे, तो ये टेक्सा या कैटेगरी होती है। क्लियर इतना? कहने का मतलब क्या है कि जो सीरीज या सक्सेशन है अलग अलग रैंक का, ये एक एक रैंक है, अलग अलग रैंक की सीरीज या सक्सेशन, या इनके जो अरेंजमेंट का सिस्टम है, इस अरेंजमेंट के सिस्टम को ही टेक्सोनोमिक हायरार्की बोला जाता है। मीन्स द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट rank or different taxa or different category is known as taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy is defined by Carolus Linnaeus first. Carolus Linnaeus ने taxonomic hierarchy को सबसे पहले डिफाइन किया था, इसीलिए इसे टेक्सोनोमिक हायरार्की भी, सॉरी, लीनियस हायरार्की भी कहा जाता है। टेक्सोनोमिक हायरार्की को लीनियस हायरार्की भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो टेक्सा आते हैं, इन टेक्सा के साथ में प्रीफिक्स यूज किया जाता है, या तो सुपर या सब, जो दो टेक्सा के बीच में इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किंगडम है, ये क्या है? किंगडम है। अब किंगडम का सुपर, मतलब किंगडम जो है ये एक सुपर डिवीजन है, या ये सब फाइलम है, सॉरी, किंगडम जो है ये सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम है। क्या है? सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम क्या है? किंगडम है। मतलब डिवीजन का सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम क्या होता है? किंगडम होता है। और किंगडम का सब डिवीजन या सब फाइलम क्या सब किंगडम का सब डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है। कहने का मतलब ये किंगडम जो होता है ये सुपर डिवीजन है ना? और डिवीजन को सब किंगडम कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डिवीजन जो होता है इसको सब किंगडम कह सकते हैं या सुपर क्लास कह सकते हैं। ये देखिए टेक्सोनोमिक हायरार्की यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर स्पीसीज जो होती है, इसकी सुपर स्पीसीज क्या हो जाएगी? जीनस। जीनस की का सुपर जीनस क्या हो जाएगा? फैमिली। फैमिली की सुपर फैमिली क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर का सुपर ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्लास। क्लास की का सुपर क्लास क्या हो जाएगा? डिवीजन या फाइलम। और डिवीजन या फाइलम का सुपर सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम क्या हो जाएगा? किंगडम। तो जब हम इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सुपर यूज करते हैं। ये स्पीसीज है, इसकी सुपर स्पीसीज जीनस, जीनस का सुपर जीनस फैमिली, फैमिली की सुपर जीनस फैमिली की सुपर फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर का सुपर ऑर्डर फाइल क्लास, क्लास का सुपर क्लास हो जाएगा डिवीजन या फाइलम,
और डिवीजन या फाइलम का सुपर डिवीजन या फाइलम हो जाएगा किंगडम। अब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, किंगडम का सब किंगडम क्या हो जाएगा, फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन का सब फाइलम या डिवीजन हो जाएगा क्लास, क्लास की सब क्लास हो जाएगी ऑर्डर, ऑर्डर की सब ऑर्डर का सब ऑर्डर हो जाएगा फैमिली, फैमिली का सब ऑर्डर जीनस, जीनस का सब ऑर्डर स्पीसीज, और स्पीसीज की सब स्पीसीज होती है। हमने पिछले वीडियो में से पढ़ा भी, थोड़ा सा लाइट स्टडीज की हुई है। क्लियर है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा, ये इतना मैं मानता हूँ। चलिए एक बार और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पीसीज, पहले भी पढ़ चुके हैं। सो स्पीसीज क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीसीज है। अब स्पीसीज जो होती हैं ये सब जीनस है, क्या है? इसको सब जीनस भी बोल सकते हैं, या ये सुपर सब स्पीसीज भी होती है। तो स्पीसीज क्या है? सब जीनस है। अब जीनस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्पीसीज, एक जैसी स्पीसीज का ग्रुप जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, ऐसी स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जीनस। तो जीनस क्या है? ये जीनस है सुपर स्पीसीज। क्या है ये जीनस? सुपर स्पीसीज। क्लियर है इतना? है ना? अब यहां पर ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली विच हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर। यहां पर जो फैमिली क्या है? ये ग्रुप है सिमिलर जीनस का, सिमिलर जेनेरा का। अब ये जो फैमिली है ये क्या है? सुपर जीनस है। क्या है ये? सुपर जीनस। अब ये सुपर स्पीसीज था, ये सुपर जीनस है, और इसको सब फैमिली भी बोल सकते हैं। किसको? जीनस को सब फैमिली भी बोल सकते हैं। फैमिली को सब ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? अब आपको आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट इट। स्पीसीज की सुपर स्पीसीज क्या होता है? जीनस। और जीनस की सब जीनस क्या होता है? स्पीसीज। क्लियर है? ऊपर से नीचे जाएंगे तो सुपर जोड़ेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सब जोड़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है यहां पर ऑर्डर। सो ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ वन आर मोर देन वन फैमिली विच हैविंग कॉमन कैरेक्टर। सब में ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ये ऑर्डर हो जाएगा सुपर फैमिली। क्या हो जाएगा? सुपर फैमिली। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा? सब क्लास। ऑर्डर को क्या कह सकते हैं? सुपर फैमिली या सब क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन आर मोर देन वन, ऑर्डर इज नोन एज क्लास। और क्लास को क्या कह सकते हैं? ये क्लास होता है सुपर ऑर्डर, या फिर इसको हम कह सकते हैं सब फाइलम, या फिर सब किंगडम, सॉरी सब फाइलम या सब डिवीजन। क्योंकि डिवीजन होता है किसमें? प्लांट्स में, और फाइलम होता है एनिमल के अंदर। अब इसके बाद आ जाता है फाइलम। क्या आ जाता है? फाइलम। सो फाइलम इज द ग्रुप ऑफ वन आर मोर देन वन क्लास हैविंग सिमिलर कॉमन कैरेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपर क्लास। क्या हो जाता है? ये सुपर क्लास, या इसको कह सकते हैं हम सब किंगडम। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है इतना? इसके बाद किंगडम क्या होता है? ये ग्रुप है किसका? फाइलम या डिवीजन का, और इसको हम कह सकते हैं सुपर फाइलम, या फिर ये क्या हो जाएगा? सुपर डिवीजन। ओके, क्लियर है? क्लियर इतना? तो इस तरह से ये टेक्सा जो रहते हैं, या कैटेगरी जो रहते हैं, या जो ग्रुप होते हैं, या लेवल होते हैं, या रैंक होती है, एक ही बात है। इनको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सभी 7 ग्रुप्स के अंदर, 7 टेक्सा के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को। अब यहाँ पर 6 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और उनको डीपली स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्कवर्ड किया जाता है। डिस्कवर्ड करने के बाद उसको क्या करते हैं?
आइडेंटिफाइड करते हैं उसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं, और आइडेंटिफाइड करने के बाद उसकी नेमिंग की जाती है। क्या करते हैं? नेमिंग की जाती है। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने की प्रोसेस होती है, द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमिनिक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। या हम यहाँ पर नॉमिनिक्लेचर लिविंग बींग्स का पढ़ रहे हैं, तो नॉमिनिक्लेचर क्या होता है? इट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेम इज नोन एज साइंटिफिक नेम, और इनके नाम को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नेम कहा जाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म को पहले डिस्कवर करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे उसके कैरेक्टर, और उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण जब किया जाता है उसी को नॉमिनिक्लेचर बोलते हैं, और नॉमिनिक्लेचर जो रहता है उसमें जो नाम दिया जाता है वो साइंटिफिक नेम कहलाता है। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम होता है इसकी जरूरत क्यों होती है? वाई वी नीड टू बी गिव ए साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म? हमें क्यों जरूरत होती है किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देने के लिए? तो देखिए, एक ही ऑर्गेनिज्म है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, और वो अलग अलग प्लेस पे पाया जाता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके नाम भी अलग होते हैं। मीन्स द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट नेम एट द डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें हाउस स्पैरो की, एग्जाम्पल में देखें हाउस स्पैरो। अच्छा, हाउस स्पैरो मतलब जो चिड़िया होती है ना, घरेलू चिड़िया, हमारे आसपास जो चिड़िया पाई जाती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो हाउस स्पैरो को नॉर्थ इंडिया में गौरैया के नाम से जाना जाता है। हाउस स्पैरो को नॉर्थ इंडिया में गौरैया, वहीं आंध्र प्रदेश में इसे पिच हुका के नाम से जाना जाता है। पिच हुका के नाम से आंध्र प्रदेश में। वैसे ही इसे इंग्लैंड के अंदर हाउस स्पैरो के नाम से, स्पेन में पर्डल के नाम से, और जापान में सुजेन के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हाउस स्पैरो को। अब इतने अलग अलग नाम हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो क्या होगा जब अलग अलग नाम होगा? तो ये डिफिकल्टी होती है हमारे सामने कि उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कैसे करें। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिज्म अनलेस वी सी इट। जब तक हम उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते तब तक उसका नामकरण करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मान लो कोई व्यक्ति फॉरेनर या कोई भी व्यक्ति विदेश गया, फॉरेन गया, या फॉरेनर हमारे यहाँ आया, तो हम किसी समोसे की बात कर रहे हैं। समोसा तो जनरली एक उसका साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता क्योंकि लिविंग बींग्स का ही होता है। तो कहने का मतलब हम कहें समोसा खाना, तो वो समझ नहीं पाएगा ये क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसे देखा नहीं, ना ही उसे समोसा नाम पता है। जब तक उसे नहीं देख लेता तब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ओके। काऊ को इंडिया के अंदर गाय, धेनु के नाम से जाना जाता है। तो गाय या धेनु हम बोलेंगे तो अगर व्यक्ति को नाम नहीं पता है गाय या धेनु, तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया था कैरोलस लीनियस ने, एंड दे प्रपोज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ द नॉमिनिक्लेचर। और इन्होंने मॉडर्न सिस्टम दिया था किसका? कैरोलस लीनियस ने मॉडर्न सिस्टम दिया था नॉमिनिक्लेचर का। अब इन्होंने जो मॉडर्न सिस्टम दिया था वो उसके आधार पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को बाइनोमिकल नॉमिनिक्लेचर के द्वारा इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर, और दूसरी पद्धति होती है ट्राइनोमियल नॉमिनिक्लेचर। दो पद्धति यहाँ पर नामकरण की यूज होती है, दो यहाँ पर स्टेप्स यूज होती है, बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर और ट्राइमोनियल नॉमिनिक्लेचर। ये दो पद्धति या दो सिस्टम का यूज करते हैं। मॉडर्न सिस्टम है नॉमिनिक्लेचर का, इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक के 10th एडिशन के अंदर, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, इन 1758। मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस इन द 10th एडिशन ऑफ देयर बुक सिस्टमा नेचुरी इन 1758। 1758 में बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक में प्रकाशित किया, और इन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं या साइंटिफिक नेमिंग जो होती है इसके अंदर दो लैटिन वर्ड्स का यूज करते हैं।
पहला जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये होता है। वहीं ट्राइमोनियल नोमेनक्लेचर क्यों किया जाता है ट्राइमोनियल? बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग सम ऑफ द डिसिमिलरिटीज ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारी डिसिमिलरिटीज आ जाती है और उसे सब इस स्पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। किस में डिवाइड कर दिया जाता है? सब स्पीसीज में उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो ट्राइमोनियल नोमेनक्लेचर होता है इसके अंदर 3 नेम्स यूज किए जाते हैं। जैसे इसके लिए 3 वर्ड्स यूज करते हैं। सबसे पहले जेनेरिक नेम आता है, फिर स्पेसिफिक नेम आता है। ये दोनों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी आता है, पहले जेनेरिक नेम फिर स्पेसिफिक नेम, लेकिन इसके अंदर सब स्पीसीज होने के कारण सब स्पेसिफिक नेम भी यहाँ पर लिखा जाता है। किसके साथ में? जेनेरिक नेम फॉलोड बाय, मीन्स फर्स्ट रिटन जेनेरिक नेम फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम फॉलोड बाय सब स्पेसिफिक नेम। तो सबसे पहले जेनेरिक नेम फिर स्पेसिफिक नेम और सबसे लास्ट में सब स्पेसिफिक नेम यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जबकि इसमें जेनेरिक नेम स्पेसिफिक नेम और तीसरा हो जाता है सब स्पेसिफिक नेम। सब स्पेसिफिक नेम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के कारण वो डिफरेंट दिखाई देता है, इसलिए उसको सब स्पीसीज में डिवाइड किया जाता है। अब दोनों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो होते हैं। देखिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है। सबसे पहले जेनेरिक नेम लिखेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक नेम लिखेंगे और सबसे लास्ट में सब स्पेसिफिक नेम लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाउस स्पेरो की, तो हाउस स्पेरो जो कि हमने पढ़ा था कि गौरैया उसे कहा जाता है। इसके बाद पीछे है कूस का कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जापान में सूजेन कहा जाता है, इंग्लैंड में हाउस स्पेरो उसको कहा जाता है ना, या पर्डल उसको कहा जाता है, स्पेन में कहा जाता है। ये सब साइंटिफिक नेम हम, ये सब उसके लोकल नेम हमने पढ़े थे। तो हाउस स्पेरो को इन सब नामों से ना जानते हुए सारी दुनिया में पेसर डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाता है। पेसर डोमेस्टिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस स्पेरो, जिसमें पेसर इसका जीनस नेम, वहीं डोमेस्टिकस इसकी स्पेसिफिक नेम है। तो सबसे पहले जीनस नेम फिर स्पेसिफिक नेम। अब यहाँ पर अगर इसकी सब स्पीसीज होती है तो उसको भी लिखा जाता है। अब सब स्पीसीज के बाद और एक बात आएगी, हम बताने वाले उसको आगे, ऑथर का नाम या फिर डिस्कवर्ड का नाम। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जेनेरिक नेम होता है, इस जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम बिकम कैपिटल। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसको अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक लैंग्वेज में इसको प्रिंट करना चाहिए। इटैलिक फॉन्ट में इसको, मतलब जो फॉन्ट होती है वो अलग अलग तरह की होती है, इटैलिक होती है या बोल्ड होती है ना। तो इटैलिक फॉन्ट में इसको क्या करना चाहिए? रिटर्न प्रिंट करना चाहिए। अगर हैंड रिटर्न कर रहे हैं, हाथ से रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने, अगर हम इसको पेसर डोमेस्टिकस को इस तरह से लिखना होगा, इसको अंडरलाइन करना होगा। क्लियर है? इसके बाद ये बातें समझ में आई। पहले जेनेरिक नेम फिर डोमेस्टिक नेम। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल लेटर होना चाहिए। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर हम इसको प्रिंट करते तो इटैलिक होना चाहिए। अगर हैंड राइट कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन आपको करना होगा। इसी के साथ साथ एक बात और आती है, लास्ट में नेम ऑफ ऑथर आर डिस्कवर्ड इनटू द रोमन स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट में ऑथर या डिस्कवरर का नेम यहाँ पर होना चाहिए, जो कि स्पीसीज या सब स्पेसिफिक नेम के बाद में लिखा जाता है। जैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा, बाइनोमियल में तो पेसर डोमेस्टिकस से आप समझ सकते हैं कि पेसर डोमेस्टिकस जो है ये क्या है? हाउस स्पेरो का साइंटिफिक नेम, जिसमें पेसर और डोमेस्टिकस, पेसर उसका जेनेरिक नेम और डोमेस्टिकस उसका स्पेसिफिक नेम। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कौवे की बात करें, क्रो की, तो क्रो जो होता है वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के कारण 3 सब स्पेसिफिक में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर इंडियन क्रो की बात करें तो इंडियन क्रो में
कर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कर्वस इसका जेनेरिक नेम, स्प्लेंडेंस स्पेसिफिक नेम और स्प्लेंडेंस इसकी सब स्पेसिफिक नेम यहाँ पर होता है। कर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस ये इंडियन क्रो का नाम है। इसके बाद बर्मीज क्रो जो होता है बर्मा में पाया जाता है, ये कर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस, कर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस, और इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन करके लिखेंगे। इसमें सिर्फ सी कैपिटल है, बाकी सभी क्योंकि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर होंगे। जैसे लंकेन क्रो जो होता है श्रीलंका का कौवा, उसका कर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटोगैलस, कर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटोगैलस, ये इसका साइंटिफिक नेम। तो तीन चीजें यहाँ पर, तीन वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं साइंटिफिक नेम में, इसलिए इसको ट्राइमोनियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। देखो यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है या नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है इसको 1898 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द जूलॉजी, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी ने, और 1950 में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। किसको? नोमेनक्लेचर के सिस्टम को। वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल दोनों हो सकते हैं। तो इसको इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी ने 1898 में और इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने 1950 में इसको एडॉप्ट किया था। देखिए यहाँ पर साइंटिफिक नेमिंग के क्या एडवांटेज है, फायदे क्या है। तो एवरी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज है उसका एक ही नाम होगा सारी दुनिया में, सिंगल नेम रहेगा। गलत नाम है तो उसको आसानी से करेक्ट किया जा सकता है इस मेथड से। अब न्यूली डिस्कवर्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए नए साइंटिफिक नेम दिए जा सकते हैं। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, सारी दुनिया में इसको मान्यता है। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में होने के कारण इसके अंदर स्पेलिंग चेंज होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं होती। मतलब इन लैंग्वेज में स्पेलिंग चेंजेस के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको इसके एडवांटेज में ये आएगा। जैसे हम कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम देखें तो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो क्या रहेगा इसका जेनेरिक नेम और सेपियंस इसकी स्पेसिफिक नेम। टाइगर का पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा इसका जेनेरिक नेम और टिग्रिस इसकी स्पेसिफिक नेम। फ्रॉग का रेना टिग्रिना, रेना इसका क्या है जेनेरिक नेम और टिग्रिना इसकी स्पेसिफिक नेम। मस्टर्ड का क्या रहेगा ब्रेसिका कंप्रेटिस, कंप्रेसिस कंपेस्ट्रिस है ना। तो मस्टर्ड का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रेसिका इसका जेनेरिक नेम और स्प्रेस्टिस इसका स्पेसिफिक नेम। पी मटर का पाइसम सटाइवम, पाइसम इसका जेनेरिक नेम और सटाइवम इसकी स्पेसिफिक नेम। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, क्या है मैंगीफेरा इंडिका। ये कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम है जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। आपको और भी कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम लर्न करना होंगे, मेमोराइज करना होंगे, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें अपने एजुकेशनल फील्ड में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।